पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रही है, जहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में शामिल हैं। बड़ी खबर है, पीएम मोदी से तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल है। नेवी और एयरफोर्स चीफ बैठक में मौजूद है। एनएसए अजय डोभाल भी इस बैठक में शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल है। तो प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक की जा रही है। बहुत बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। पीएम मोदी से तीनों सेना प्रमुख मिले हैं। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। नेवी और एयरफोर्स चीफ भी बैठक में मौजूद है। बैठक में एनएसए डोभाल भी शामिल है। बड़ी खबर, बैठक में एनएसए डोभाल भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। लगातार आपने देखा पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज भी पीएम आवास में अहम बैठक बुलाई गई है, जहां पर तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में शामिल है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और नेवी और एयरफोर्स चीफ भी इस बैठक में मौजूद है। एनएसए डोभाल भी इस बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर आप तक, और ये बैठक काफी अहम बैठक ये बताई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक, और अब सीधे बात होगी भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बात होने वाली है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह आतंक को किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय सेना ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि ये सिर्फ मिलिट्री बातचीत है। सेना ने साफ किया है कि बातचीत में मिलिट्री के अलावा सिंधु जल समझौता, न्यूक्लियर या किसी भी अन्य मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। सेना ने यह भी कहा है कि आतंकी हमले को युद्ध समझा जाएगा। आज दोपहर 12 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है और दोपहर 2:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि सीज फायर पर बनी सहमति के बाद भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज ये मीटिंग हो रही है। इस दौरान भारत के डीजीएमओ राजीव घई और पाकिस्तानी मेजर जनरल काशिफ चौधरी के बीच महत्वपूर्ण बातचीत होगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर या सिंधु जल संधि जैसे संवेदनशील मुद्दे इस बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे। सरकार ने यह भी दोहराया है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच कोई कूटनीतिक संवाद फिलहाल प्रस्तावित नहीं है। भारत का रुख बेहद साफ है कि अब केवल एक ही मुद्दा बचा है, जो है पीओके की वापसी। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को सौंपने की बात करता है, तभी भारत किसी आगे की चर्चा पर विचार करेगा। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत ने हमला किया है और ये जो सैन्य ठिकाने हैं आप देख सकते हैं नक्शे में कि चकलाला, सियालकोट, मुरीद, पसूर, चुनिया, रफीकी, ये जो अड्डे हैं, यहाँ पर भारत ने हमला किया है। प्रमुख आतंकी हमले की बात करें, 2001 में हमला हुआ, 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला होता है, 31 लोग मारे जाते हैं। ये भारत के प्रमुख आतंकी हमले हम आपको बता रहे हैं। 2005 में 29 अक्टूबर को दिल्ली में 3 स्थानों पर बम धमाके होते हैं, यहाँ पर 60 से अधिक लोग मारे जाते हैं। कई बार आतंकी हमले भारत पर हो चुके हैं। 11 जुलाई को 2006 में 11 जुलाई को हमला हुआ था। मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, 209 लोग मारे गए थे। 209 लोग 2006 11 जुलाई को मारे जाते हैं मुंबई की लोकल ट्रेन में जब बम धमाका होता है। 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में आतंकवादी हमला होता है, 166 लोग मारे जाते हैं। 2011 में 13 जुलाई को मुंबई में 3 स्थानों पर बम धमाके होते हैं। 2013 में 7 जुलाई बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में बम धमाके होते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। 2016 में 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर हमला होता है। 2019 में पुलवामा से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला होता है और 2025 में 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला होता है, जहां पर कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है और 26 लोग मारे जाते हैं। तो पहली दफा नहीं है कि भारत पर आतंकी हमले हुए हैं। पूरा ग्राफ सुदर्शन न्यूज ने और मैंने आप तक बताया है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। संजीव जी, आज डीजीएमओ की वार्ता जो होने वाली है, क्या लग रहा है भारत किन समझौतों पर इस बार बात करेगा? क्या पीओके वापस आएगा भारत के पास? क्या समझौता है जिस पर बातचीत होने जा रही है? देखिए, ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के
दोनों देशों के बीच में जो बैठक है, इसका फोकस जो अभी हाल के समय में सीज फायर पर जो सहमति बनी है, उसके संबंध में अपने सहमतियों को और अधिक गहरा करना और इसको ये लंबे समय तक कैसे चले, इसका कोई वायलेशन ना हो, और ये एक परमानेंट सीज फायर में भी अगर बदल जाए तो वो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो इसका लक्ष्य इस सीज फायर की सहमति को और अधिक पुख्ता करने का है, और ताकि दोनों देशों के बीच में हाल के समय में जो संबंधों में पहलगाम की आतंकी घटना के बाद और भारत की जो आतंक विरोधी कार्रवाई के बाद जिस तरीके का तनाव आ गया था, दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे और उससे एक तनाव और अस्थिरता का वातावरण व्याप्त हो गया था, युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही थी, एस्केलेशन बढ़ रहा था। तो ये पूरी जो डी-एस्केलेशन है, इसको कैसे बना के रखा जाए, शांति कैसे बना के रखी जाए, और सीज फायर को किस तरीके से उसको प्रोलॉन्ग किया जाए और उसको एक परमानेंट सीज फायर में बदला जाए, इसी के ऊपर बातचीत होगी। तो ये मेरा मानना है कि ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक अन्य स्तर पर बातचीत करने का प्रश्न है, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो विषय है, वो जाहिर है कि वो उस स्तर की बातचीत तभी हो सकती है कि जब पाकिस्तान आतंकवाद के संबंध में एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के दिखाए। देखिए, भारत ने एक बात बहुत स्पष्ट कर रखी है कि पाकिस्तान के साथ भारत की कोई कूटनीतिक वार्ता, संबंधों में सामान्यीकरण तभी आ सकता है जब पाकिस्तान आतंकवाद के प्रति इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाए। संजीव जी, आप परमानेंट सीज फायर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जिस तरीके की हरकतें हैं, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान एक बार अभी दिखा चुका है और वो कर भी चुका है। क्या लग रहा है ये जो वार्ता होगी, आप परमानेंट सीज फायर की बात करें, पाकिस्तान कभी परमानेंट सीज फायर के लिए मानेगा? देखिए, उसको अगर वो नहीं मानेगा तो उसकी कॉस्ट उसके ऊपर इम्पोज की जाएगी। ये बात बहुत स्पष्ट है। जैसे कि कल आपने देखा कि हमारे जो तीनों सेनाओं के जो डायरेक्टर जनरल्स ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें इस बात को कहा गया, बताया गया कि भारत की सरकार के द्वारा सेनाओं को ये स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए हैं कि कोर कमांडर्स जब इस बात को उन्हें लगे कि किसी तरीके का ये सीज फायर का वायलेशन हुआ है, तो उसी समय त्वरित गति से शक्ति के साथ जवाबी कार्रवाई करें और बड़े रिस्पांस को करें, ताकि पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो कि यदि उसने जरा भी कोई धोखा दिया, किसी तरीके का ब्रीच किया, सीज फायर का वायलेशन किया, तो उसका जो जवाब है, माकूल जवाब, उसको तुरंत मिलेगा और उसकी सजा उससे तुरंत मिलेगी। और वो जो कार्रवाई भारत की होगी वो सीवियर होगी और प्यूनिटिव होगी, यानी उसको सजा दिलाने के उद्देश्य से होगी। तो देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि ताकत की भाषा ही समझता है, और मेरा ऐसा मानना है कि भारत अधिक ताकत का इस्तेमाल करके और एक उसके ऊपर एक भय का दबाव बना करके कि यदि उसने कुछ गलती की तो उसकी सजा उसे हम देंगे। यदि इस तरीके से भारत उसे डील करता है तो पाकिस्तान को सीज फायर मानना ही होगा, और यदि वो नहीं माना तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। ये बात बहुत स्पष्ट है और इसी नीति पर भारत अब चलेगा। भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद के संदर्भ में भी यही कहा था कि हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है, और उसी तरीके से सीज फायर के संबंध में भी जो हमारी नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। यदि पाकिस्तान ने इसका वायलेशन किया तो भारत उसकी जवाबी कार्रवाई करेगा। संजीव जी, आज ये वार्ता जब दोनों देशों के बीच होने जा रही, कितनी महत्वपूर्ण आगे के लिए आप इस वार्ता को मानते हैं? देखिए, इस वार्ता का जो महत्व सिर्फ इतना है कि जो अभी हाल के समय में जो एक दूसरे के ऊपर जो हमले करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से, फाइटर जेट्स के माध्यम से लगातार एक दूसरे के शहरों को और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, पाकिस्तान तो सिविलियन इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट कर रहा था। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये इतना ज्यादा एस्केलेशन ना हो, युद्ध जैसी स्थिति ना बन जाए, एक शांति बनी रहे, इस वार्ता का इतना ही महत्व है। इस वार्ता में जो अन्य इशू है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है, वो इस वार्ता में कवर नहीं होगा। और जाहिर है कि सिंधु जल समझौते का भी जो विषय है, वो मुझे नहीं लगता कि वो इस वार्ता के माध्यम से उस पर कोई विचार मंथन होगा। इसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक शांति को बना के रखने का है, एक दूसरे के ऊपर फायर इत्यादि न करे, और एक स्थिरता बनाए रखें,
एक शांति बनाए रखे, इस वार्ता का यही लक्ष्य दिखाई देता है। लेकिन एक मुद्दा और भी है कि पीओके की वापसी, जिसको लगातार भारत बात करता रहा है, क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों की सौंपने की बात करता है तभी भारत किसी आगे की बात को लेकर चर्चा करेगा? ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई वार्ता तभी हो सकती है, जो कूटनीतिक वार्ता तभी हो सकती है जब पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के दिखाए। एविडेंस बेस्ड एक्शन से आशय इतना है कि जो आतंकी भारत में वांछित है उनको पकड़ के भारत को दे, और जो भी आतंकवादियों के समझ के संदर्भ में, मुंबई बम हमलों के संदर्भ में और अनेकों जो 26/11 की जो साजिश आतंकियों ने रची, जाहिर है कि अनेक, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या अन्य आतंकी हो, जो भी वांछित हैं उसको पाकिस्तान को भारत को सौंपना होगा, देना होगा, और आतंकवाद के विरुद्ध, जैसे कि मैंने कहा, एविडेंस बेस्ड एक्शन दिखाने होगा। टेरर कैंप्स को बंद करना होगा, जो भी एग्जिस्टिंग टेरर कैंप तबाह किए, लेकिन जो भी टेरर कैंप चल रहे हैं उनको समाप्त करना होगा। तब एक वातावरण बनेगा बातचीत का। और दूसरा, इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि भारत की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब कभी भी भारत से और पाकिस्तान के बीच में कोई वार्ता होगी तो उसमें एकमात्र इशू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का है कि ये जो इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसका भारत में विलय कब होगा, इसी संदर्भ में कभी कोई वार्ता अगर होती है तो इसी पर विचार होगा। जम्मू एंड कश्मीर का जो विषय है वो हमारा नितांत आंतरिक मामला है। कोई भी कभी बातचीत होती है तो उसमें 35A धारा 370 से जैसे विषयों पर कोई बात नहीं होगी। हमारा अपना विषय है, आंतरिक विषय है, और उसमें कोई बात नहीं होगी। अगर कोई बात कभी होगी तो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में विलय कब होगा, इसी संदर्भ में बातचीत होगी। ये बात भी भारत ने स्पष्ट कर दी। तीसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बातचीत होगी और कोई भी विषय होंगे वो बिल्कुल द्विपक्षीय होंगे, उसमें तीसरे पक्ष की जो मध्यस्थता है वो भारत को नहीं स्वीकार होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं, उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। चाहे वो कितनी बड़ी महाशक्ति हो, चाहे वो कितनी बड़ी संस्था हो, किसी की मध्यस्थता भारत स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन में उल्लिखित है कि कोई भी विषय होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में वो द्विपक्षीय तरीके से ही हल किया जाए। संजीव जी, क्या लग रहा है, क्या हल निकलेगा, क्या बात होगी, किन समझौतों को लेकर? हालांकि बात लगातार मैं वही कह रही हूँ कि जब दोनों देश जब आज बात करने जा रहे हैं, वार्ता जो होने जा रही है, लगातार पीओके की आपने जिस तरीके से बात कही है, समझौतों की हम बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या आगे के लिए क्या होने वाला है दोनों देशों के बीच? क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं? देखिए, अभी तो एक काफी फ्लूइड सिचुएशन है और एक कम्बैट की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। अभी भी हमारी सेनाएं पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है। पहलगाम के आतंकी हमले का जो एक रेट्रीब्यूशन है, जो उसका बदला है, वो तो भारत ने ले लिया है, लेकिन अभी भी जो आतंकी आका हैं, आतंकी जो सरगना है और पाकिस्तान को उनकी द्वारा जो सपोर्ट किया जाता है वो अभी भी बना हुआ है, और अभी भी भारत के विरुद्ध आतंकी साजिशें रची जा सकती हैं, बड़े आतंकी हमले कराए जा सकते हैं। तो ऐसे किसी हमले को रोकने के लिए भारत ये चाहेगा कि पाकिस्तान को बिल्कुल दबाव में रखा जाए, पाकिस्तान के ऊपर इस बात का डिटरेंस पैदा किया जाए कि यदि भारत में कोई आतंक की घटना होती है तो भारत उसका कड़े से कड़ा जवाब देगा। और अब तो भारत ने अपनी टेररिज्म के संदर्भ में जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स हैं उसको भी चेंज किया है, और अब भारत सरकार की तरफ से कहा गया है, स्पष्ट किया गया है, यदि अगला कोई हमला भारत के ऊपर आतंकवाद संबंधी जो साजिश है भारत के संबंध में पाकिस्तान से रची जाएगी तो ये एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। पाकिस्तान जिस तरीके से संजीव जी हरकतें करते हुए लगातार सामने आया है, हालांकि कल जो देर रात है, कल पाकिस्तान की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई, कल कोई ड्रोन अटैक नहीं किया गया, कोई उल्लंघन नहीं किया गया, लेकिन क्या माना जाए कि आने वाले समय में भी पाकिस्तान ऐसी हरकत नहीं करेगा अगर समझौते, अगर सीज फायर की बात हो रही है तो? देखिए, हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति को
डील करने के लिए तैयार रहेंगे। पाकिस्तान के फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि वो सिर्फ अपनी कही गई बातों पर बिल्कुल सद्भावना के साथ उस पर अमल करेगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उम्मीद रखनी चाहिए। हमें अपने गॉड्स को लगातार बना के रखना है, हमें अपनी ताकत को लगातार बना के रखना है। और ये राष्ट्र पाकिस्तान जैसा जो आतंकवादी राष्ट्र है, वो ताकत की ही भाषा समझता है, तो वो ताकत हमको दिखाते हुए रखना है। कोई कमजोरी नहीं दिखानी है, कोई नरमी नहीं दिखानी है, और तभी वो सीज फायर को फॉलो करेगा। जहां यदि आपने कोई नरमी, कोई कमजोरी दिखाई, तो उसको वायलेट करने की कोशिश करेगा और आपके पीठ में खंजर घोंपने का ही कार्य करेगा, जैसा कि उसके लिए कुख्यात है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि भारत को उसके शब्दों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, उसके चेहरे पर, इस वैल्यू पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। उसके एक्शंस के आधार पर हमें अगले एक्शन लेने हैं। यदि उसने एक्शन ऐसे लिए कि जिसमें कि वो शांति को बनाए रखता है और एस्केलेशन नहीं करता है, कोई वायलेशन नहीं करता है सीज फायर का, तो जाहिर है कि भारत भी ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा है। लेकिन यदि पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, कोई भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रची, सीज फायर का वायलेशन किया, तो भारत उसका कड़ा प्रतिकार करेगा, कड़ा जवाब देगा और उसे सजा दिलाएगा, प्यूनिटिव एक्शन लेगा। जैसा कि हमारे रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आवर एक्शन विल बी सीवियर एंड प्यूनिटिव। वो बहुत ही प्यूनिटिव सजा देने वाला होगा, और वो सजा जो होगी वो बहुत कठोर सजा होगी। इस बात को भी भारत सुनिश्चित करेगा। और बिल्कुल संजीव जी, मुझे लगता है भारत को पाकिस्तान को जो संदेश देना था वो भारत ने पहुंचा दिया। उनके एयरवेज को तबाह करना, तमाम आतंकी अड्डों को तबाह करना, और ये पाकिस्तान को भी पता है कि भारत उससे कितना ज्यादा ताकतवर देश है। इसलिए कहीं ना कहीं सीज फायर की बात भी इसको लेकर सामने है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही डर चुका था। देखिए, पाकिस्तान की कन्वेंशनल मिलिट्री माइट भारत की तुलना में बहुत कम है। भारत एक बड़ी सामरिक महाशक्ति है। भारत की चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, उसकी तुलना में पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। भारत के पास जाहिर है कि जो एटॉमिक वेपन्स की जो शक्ति है, वो भी पाकिस्तान की तुलना में बहुत बड़ी है। हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे न्यूक्लियर फिजन जो फ्यूजन के बॉम्ब्स भी हैं, जो कि पाकिस्तान के बॉम्ब्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़ी कैपेबिलिटीज के हैं, हाई यील्ड के बॉम्ब हैं। और जाहिर है कि ये जो भारत की शक्ति है, महाशक्ति का जो स्टेटस है, उसके सामने पाकिस्तान कहीं नहीं चाहता। इसी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान बहुत घबराए हुए थे, उनके अंदर काफी असुरक्षा थी, काफी वो डरे हुए थे। और जब भारत ने अपना काउंटर रिस्पॉन्स शुरू किया और उसके अनेक बेसेस को टारगेट करना शुरू किया, एक एक करके डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, तो पाकिस्तान जाहिर है कि घुटनों के बल आ गया और वो शांति की फिर अपील करने लगा। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की, और पाकिस्तान जाहिर है कि अन्य देशों के पास भी गुहार लगाता हुआ नजर आया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर एक भय का जो वातावरण है वो इम्पोज किया है, ताकि वो भय में रहे और किसी तरीके की भारत के विरुद्ध नापाक हरकतें न करे, और जिसको कि हम कहते हैं कि डिटरेंस को इम्पोज करना। भारत ने इस कार्रवाई को करके पाकिस्तान के ऊपर एक भय का वातावरण बनाया है, डिटरेंस इम्पोज किया है, और अगली बार पाकिस्तान ऐसी किसी साजिश के बारे में सोच भी न सके, इस तरीके के वातावरण को भारत ने अपने मिलिट्री मैन्यूवर्स के माध्यम से बनाया है। बिल्कुल, और जो संदेश भारत देना चाहता था पाकिस्तान तक, वो संदेश पहुंच भी चुका है। लेकिन संजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगे कि ये जो सीज फायर की बात जो हुई है, वार्ता जो आज दोनों देशों के बीच होने जा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सेना को और समय और मिलना चाहिए था, या फिर ये जो सीज फायर की बात सामने आई ये ठीक है? इस तरीके से देखते हैं, आपका क्या विश्लेषण एक रहेगा? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, और बड़े ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सफल रहा है। और हमारे पूरे राष्ट्र का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया है। हम सभी बहुत ही बड़े तरीके से हमने अपनी छवि को विशाल बनाया है कि आतंकवाद के संदर्भ में ये जो भारत है बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता है। आतंकवाद के संदर्भ में भारत एक लीडर बनकर के उभरा है, नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनकर के उभरा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत की इस कठोर छवि को और सशक्त बनाया है।
पहले एक कभी समय हुआ करता था कि भारत के ऊपर 26/11 जैसा एक मुंबई के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, लेकिन तत्कालीन सरकार सिर्फ डोसियर देने में लगी रही। लेकिन आज की सरकार डोसियर नहीं, वो शक्ति के साथ कार्रवाई करती है और आतंकियों को सजा दिलाने का काम करती है। और हमने आतंक के 9 ठिकानों को 24 में अपनी घातक मिसाइल्स के द्वारा हिट किया और उसे तबाह बर्बाद कर दिया। और भविष्य में भी ऐसे ऑप्शंस ऑन द टेबल है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और अब तो भारत ने यह भी कह दिया है कि यदि भविष्य में कोई हमला होता है तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे ट्रीट करेंगे, यानी कि सिर्फ 9 ठिकाने ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी कार्रवाई भारत करेगा। तो भारत, आज का जो भारत है, जो बदला हुआ भारत है, नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो भारत है, वो उसका अप्रोच बहुत ही भिन्न है। और ये भारत तेज गति से विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत को बनने की राह में यदि कोई आतंकी और आतंक परस्त राष्ट्र भारत की राह में आएगा तो उसका माकूल जवाब उसे मिलेगा। और बिल्कुल माकूल जवाब भारत ने संजीव जी बहुत अच्छे तरीके से दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें भी सामने आई कि वो किस तरीके से भारत से डर गया था, किस तरीके से भारत से बौखला गया था कि बार बार ड्रोन अटैक जो है वो किए गए, निशाना बनाया गया, लेकिन हर एक निशाने का बहुत अच्छे से जवाब भारत ने दिया है। और हर एक अटैक को, हर एक ड्रोन अटैक को किस तरीके से हमने खारिज किया है, किस तरीके से हमने उसको किया है, और वो पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से समझ चुका है। फिलहाल संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच वार्ता होने वाली है। भारत ने पहले ही हालांकि साफ कर दिया कि वह आतंक को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त अब नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत की जाती है, अगर गोली पाकिस्तान बरसाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यहां से गोला बरसाया जाएगा। तो